वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ खैरियत से और हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी खांसी तबीयत सब सही हो गई है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। आज की सुबह एक नई किरण, नई उम्मीदों के साथ आपने आगाज़ किया होगा और हमारे शो के लिए आप लोग रेडी होंगे, क्योंकि हम हमेशा की तरह अपने शो में बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते हैं। पता है आपको, आपकी लोग रात को मालूमात सोए भी नहीं है कि सुबह सना को देखना, रोहेल को देखना, यकीन करें। तो इतनी एक्साइटमेंट इतनी एक्साइटमेंट है क्योंकि हम टॉपिक्स ही आप लोगों के जो है मनपसंद टॉपिक्स लेकर आते हैं और जिसमें आप लोगों को मालूमात भी फराहम की जाती है। आप लोगों के साथ हम बड़े ज़बरदस्त टोटके भी शेयर करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। बहरहाल अपनी ज़िंदगी में जो है हमेशा ये ज़रूर इस बात का ख्याल रखिए कि अपनी ज़ात से अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, क्योंकि आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। आमीन। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं और सबसे पहले आज दिन का आगाज़ होगा कारोबार के हवाले से। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लाजमी बात की जाएगी, क्योंकि आपकी इकॉनमी इस वक्त मुल्क की बेहतर इकॉनमी तस्वुर की जा रही है। इंडिकेटर्स भी हमें यही लग रहे हैं और जो हमने 2-3 माह गुजरे हुए देखे उसमें गवर्नमेंट की जानिब से, इदारों की जानिब से और ख़ास तौर पे जो इकॉनमी के इंस्टीट्यूशंस की जानिब से मस्बत काम देखा। साल के आगाज़ में हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और साल के इख्तिताम में भी देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चूँकि इकॉनमी का इंडिकेटर होता है, रिफ्लेक्टर होता है, कि उसके जो नंबर्स हमें बहुत मस्बत और बहुत बेहतर नज़र आए। कि ऐसी 100 इंडेक्स ने तारीख रकम की है गुज़िश्ता साल जो 2024 था, और इसी कंसिस्टेंसी के साथ साल का आगाज़ भी हुआ तो इंडेक्स जो है वो 1,14,000, 17,000, 18,000 पर ट्रेड कर रहा है। लग ये रहा है कि आने वाले जो 3 से 4 माह होंगे उसमें भी इंडेक्स जो है 1,30,000, 35,000 की मार्केट जो है पहुंच जाएगी। मार्केट में हम ये भी देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता साल के जो 3 अहम महीने थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें इकॉनमी इवेंट्स ने स्टॉक एक्सचेंज को बहुत सपोर्ट किया नाजरीन। और अब ये देख रहे हैं कि जो ये साल है 2025, ये स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से कितना बेहतर हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात करें तो बारहा उनके बयानात में ये चीज़ सामने आ रही है, वो उनकी ख्वाहिश भी है और वो कोशिश भी कर रहे हैं सना के जो मॉनेटरी रेट है, पॉलिसी रेट है, वो 9 या 10 पर आ जाए, सिंगल डिजिट पर आ जाए। ये बहुत बड़ी समझ लें कि कामयाबी होगी पाकिस्तान की, और इसमें कोई शक नहीं है। तमाम तर लोग बैठकर जो है इस पर सोच रहे हैं। और सबसे जो चैलेंजिंग बात है वो ये कि इतना ज़्यादा सियासी जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इस्लामाबाद के हवाले से, वो भी हमने डी चौक की धरनों की और ये जलसों की और प्रोटेस्ट की देखी। उसके बरक्स जो है स्टॉक एक्सचेंज और इकॉनमी ने खुद को, अपने आप को निकाला है। मैं फिर ये भी सोचता हूँ कि अगर ये सूरत हाल नहीं भी होती तब भी हम खासे नंबर्स अचीव कर सकते थे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आपकी देखिए अगर सिंगल डिजिट में आ जाता है तो फिर ये मुल्क की मईशत को एकदम से बूस्ट मिलेगा। प्लस जो आपका जो स्टॉक मार्केट है ऑब्वियसली वो माशाल्लाह बहुत वैसे ही अच्छा ट्रेंड कर रही है। प्लस जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी बड़ा ये खुशाइंद होगा। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि इंशाल्लाह जल्द जो है ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए सब जो है सर जोड़ के बैठ गए और काफ़ी काविशें भी की जा रही हैं। तो जनाब आपको आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बता देते हैं, उसके बारे में भी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार का मजबूत दिन, 100 इंडेक्स में 574 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मजबूत दिन रहा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इक्विटी डीलर हैं जिब्रान सरफराज। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान सरफराज, कैसे हैं आप? खैरियत से? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बताइएगा कि ये 100 इंडेक्स कहाँ ट्रेड कर रहा है और 100 इंडेक्स 574 पॉइंट के साथ इजाफा रहा, मजबूत दिन रहा, तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? थैंक यू। असल में पहले तो आज जो है इंडेक्स जो है तकरीबन 1,14,882 अभी तक टच किया है। 386 पॉइंट जो मैक्सिमम हाई की है आज की अपडेट ये है, और तकरीबन अभी 1,14,868 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। इसके हिसाब से 372 पॉइंट जो है अभी करंट जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा, ये बताएं, कल के तो हमने नंबर्स बता दिए आज सुबह के, इस वक्त जो मार्केट ओपन हुई है वो कितने पॉइंट्स के साथ ओपन हुई है, और ओपन होते ही मार्केट में कौन से सेक्टर्स हैं और जो सरमायाकारी है वो कहाँ से आना शुरू हो गई है? देखिए आज जो मार्केट का जो आगाज है वो मुस्बत हुआ है। इसके बाद उसमें वॉलेटिलिटी देखी गई है। एक वक्त पे तकरीबन 459 पॉइंट की जो कमी देखी गई और तकरीबन 386 पॉइंट जो है वो हाई देखे गए। तो मार्केट वॉलेटाइल है और अभी जो है मार्केट पॉजिटिव है 346 पॉइंट। इसकी जो खास वजह आप देख सकते हैं कि
अब जैसे अब वो चीज तो खत्म हो गई, पहले जो 2-5 हज़ार की मंदी और तेजी होती थी, अब मार्केट जो स्टेबल हो गई है। आप देख रहे हैं कि रेंज बाउंड आप कह सकते हैं इसको, कि 1,15,000 तक जाती है, फिर 12,000 और इसके दरमियान जो है वो ट्रेड कर रही है। तो अभी जिस तरह के देखा है, अभी जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से अच्छी खबर आई है, $20 बिलियन की जो लोन अप्रूव किया है, और मजीद पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। 27 को जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें भी 1% तो एक्सपेक्ट करें, अगर 1% जायद कमी हो जाती है तो ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है, और इकोनॉमी और इसके साथ साथ स्टॉक के लिए भी अच्छा है। अच्छा, जिब्रान, ये बताइएगा कि इस वक्त हालिया दिनों में जो स्टॉक मार्केट की हम सिचुएशन देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी हो गई या सीमेंट सेक्टर हो गया, कौन से जो है सेक्टर्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, तकरीबन सभी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली जो परसों जो फिगर्स आए थे ऑटो सेक्टर के, बहुत शानदार थे, जिसकी वजह से आपने एक ऑटो सेक्टर में रैली देखी। अब फर्टिलाइजर सेक्टर भी अच्छा है, सब वक्त स्टेप बाय स्टेप हर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर की अभी भी इसमें जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो थोड़ा सा इसमें से जो है प्रॉफिट थोड़ी सी कमी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम की वजह से लोग फिर दूसरे जैसे फर्टिलाइजर में, स्टील में, सीमेंट में अभी इसमें ग्रोथ है अभी। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आपने अभी एक इवेंट की बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक वाला जो इवेंट है वो स्टॉक मार्केट और दीगर इंस्टीट्यूशंस जो इकोनॉमी की होते हैं उसको सपोर्ट करता है। उसके अलावा आप क्या कहेंगे जिब्रान, क्या लग रहा है, अगर मैं इंटरनेशनल सिचुएशन आपके सामने रखूँ, फिर लोकल सिचुएशन पाकिस्तान की बात करें, तो ऐसे कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, बिजनेस इवेंट्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बड़े मजबूत साबित हो सकते हैं, या ये कह लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज में उनका बड़ा अमल दखल हो सकता है या किरदार अदा कर सकते हैं वो? देखिए, कल जो एक फैसला आने वाला था $190 बिलियन का जो आने वाला था, जिसकी वजह से अब जो 14 को आने वाला डिले हुआ है, 17 जनवरी को हुआ है, ये भी एक अहम किरदार अदा करता है, जिसके फैसले के बाद मार्केट में पॉलिटिकल एक्टिविटी जैसे ही होगी तो इसमें मार्केट में इसका थोड़ा सा इफेक्ट भी आएगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल अभी वैसे तो हालात अच्छे हैं, और मजीद कोई अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी तो फिर जो है आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इनका स्टॉक एक्सचेंज भी आना हुआ था और उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की थी, और कुरान प्रोग्राम पे खास फोकस किया था कि वो जो है इस पे थोड़ी सी वर्किंग कर रहे हैं, और जो सिंगल डिजिट में जो है आपको इंटरेस्ट रेट आने की बात की थी, तो ये खुशाइन बात है, जिसकी वजह से क्योंकि पॉलिटिकल भी अच्छी हो रही है, इकोनॉमिकल भी अच्छी हो रही है, और इंटरनेशनल अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर नीचे आ जाते हैं तो मजीद बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आखिरी सवाल जिब्रान, फिर आपसे इजाज़त लेंगे। देयर इज़ समथिंग एल्स जो करेक्शन लग रही है, अगर मैं बड़ी करेक्शन की बात करूं, डू यू थिंक कि कुछ हो सकता है मज़ीद? क्या ट्रेडर्स को मोहतात रहने का कहेंगे, या क्या कहेंगे कि किस तरह से वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, और किस तरह से जो है वो इस पूरे वीक या आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से मोहतात रह के ट्रेडिंग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करेक्शन, इफ़ देयर इज़ एनी? सब अपने कैपिटल के हिसाब से करें, ओवर लिमिट काम ना करें, और जो है एक अच्छी पर्टिकुलर अच्छी स्क्रिप्ट में काम करें, तो थोड़ा रिसर्च करके काम करें तो अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई बड़ी करेक्शन तो अब ड्यू नहीं है, क्योंकि अब जो है मार्केट जो है तकरीबन 1,12,000 से 15,000 पे सस्टेन कर गई है। तो अब देखिए, कोई ऐसे कोई इवेंट आता है तो फिर अलग बात है, फिलहाल तो ऐसी कोई चीज़ मतलब ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिब्रान सरफराज, आपके वक्त का। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आप अपनी राय दे रहे थे, तज़िया कर रहे थे, और आवाम को ख़ास तौर पे जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको बता रहे थे वो किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आज नाज़रीन, स्टॉक एक्सचेंज में जो आगाज़ हुआ है कारोबार का वो मज़बूत हुआ है, मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई है, और जिस तरह से बता रहे थे कि अब लग ये रहा है कि एक छोटी छोटी करेक्शंस देखेंगे। जैसे हम पहले देख रहे थे कि 1000, 2000, 2500 पॉइंट्स नेगेटिव मार्केट हो रही थी, लेकिन अभी वो ऑब्जर्वेशंस नहीं आ रही हैं। तो यही सिचुएशन रहेगी सना कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज ने आगे काम करना है। बिल्कुल सही बात है। और स्टॉक की जहां बात हो रही है तो फिर आपको पता है डॉलर की बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉलर की बातें वैसे भी अच्छी लगती है ना, करेंसी भी लोगों को जो पे होती है कहते हैं हमें डॉलर में चाहिए, हमें डॉलर अच्छा लगता है। अगर डॉलर में सैलरीज मिलनी शुरू हो जाए तो क्या वारे न्यारे हो जाएं। बहरहाल बताएंगे आपको कि करेंसी मार्केट्स में रुपए के मुकाबले डॉलर महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 15 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। करेंसी मार्केट्स में रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक कारोबारी इंटर बैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा हुआ है। मरकजी बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर
₹27.77 पर बंद हुआ। आपको क्या लगता है रोहेल कि ये डॉलर महंगा हो रहा है तो ऑब्वियसली चीज़ें अल्टीमेटली उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है वो आपकी तमाम तर चीज़ों पे आ जाता है। हर चीज़ महंगी हो जाती है, आपके ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गए हैं, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, आपके अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मतलब हर चीज़ ही महंगी हो जाती है तो इसका डायरेक्टली जो फ़र्क पड़ता है वो आम आदमी पर पड़ता है। ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी में बड़े असरअंदाज होते हैं डॉलर के महंगे होने से। लेकिन इसको आपको लगता नहीं है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है, एक तो ये कि IMF से जो लोन है तो उसका भी प्रेशर होता है, उसी का ही तो प्रेशर है, और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फर्दर गवर्नमेंट ने बहुत ही चालाकी और समझदारी से डॉलर को स्टेबल रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डॉलर पे ट्रायल किए कि ट्रायल एंड एरर पे हम देखते हैं कि क्या होता है। इतना आई एम सॉरी इतना नुकसान उठाना पड़ा जब आपने बिल्कुल फ्री कर दिया, और दुनिया भर के लोग जो है अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए, अपनी करेंसी को वैल्यूएबल और पोटेंशियल उसमें देने के लिए इंटरनेशनल करेंसी को थोड़ा बहुत काबू करके रखना ज़रूरी होता है। काबू से मुराद ये नहीं है कि एक नॉर्मल सिचुएशन है, उसमें ये होता है कि डॉलर का जो फ्लो है वो मार्केट में देखना पड़ता है, और स्टॉक्स लोग जो डॉलर की सूरत में बाय कर लेते हैं फिर वो मार्केट चला रहे होते हैं, खासतौर पे फॉरेक्स मार्केट। दुनिया भर की मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान कोई अनोखी बात नहीं कर रहा, इसी तरह के रिसोर्सेज दुनिया भर में फॉरेक्स में काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं बार बार जब डॉलर की स्टेबिलिटी की बात होती है तो पिछली गवर्नमेंट के लोग जो बैठे हुए थे काबीना में, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर डॉलर को स्टेबल करने में पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा किया है। वरना इस वक्त अल्लाह ना करे आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट की सूरत इख्तियार कर चुका होता, क्योंकि 350 के आसपास की डॉलर की आवाज़ आ गई थी, और 325 और 320 पे डॉलर पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट आ चुका था। बड़ी वर्स्ट सिचुएशन थी और हमने इस क्राइसिस से निकाला है। अब दूसरी बात सना ये कर लेते हैं कि इसका आम आदमी यानी कि हमारी और आपकी और हमारे नाज़रीन की ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क ये पड़ रहा है कि ऑयल के प्राइसेस की वजह से जो मसनूआत है, ऑयल की मसनूआत है, उसमें हमें पैसे बहुत देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से टैक्सेशन और लेवी के जो प्राइसेस हैं वो अपग्रेड हो चुके हैं, वो अपवर्ड हो चुके हैं। और यही वजह है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सस्ता होता है हमें उस रेट पे नहीं मिलता, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो टैक्सेशन की सूरत में शामिल हैं। फर्दर हमारे पास IMF प्रोग्राम की टर्म और कंडीशन है जिसको हमें देखना पड़ता है, नहीं तो अगली इंस्टॉलमेंट जारी नहीं होती, फिर उसके ऊपर भी कैप्स लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। फिर उनका डेलीगेशन आता है, उनके डायरेक्टर्स आते हैं, फिर पाकिस्तान के जो सर्वे है इकॉनमी का और फाइनेंशियल वो उसको देखते हैं और फिर डिमांड की जाती है गवर्नमेंट। तो एक बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर IMF का, और बस दुआ अल्लाह ताला से ये है कि रब्बुल इज़्ज़त ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान का, इससे निकाल दे हमारे लोगों को। और सिस्टम में हम ये सना हर किसी को बुरा कह रहे होते हैं कि फ़ला वज़ीर आज़म ने ये कर दिया, फ़ला वज़ीर आज़म ने, जो बिगाड़ है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको सही करने में आपको और हमको सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये तो डॉलर की बात है। सोने की बात कर लेते हैं, तो सोना ख़वातीन को बहुत पसंद होता है। अच्छा, आप गोल्ड की बात करें? हाँ, आप सो कर आएंगे। आप देख रहे नाज़रीन, ये हालत है कि अब सना को दोबारा, अगर मैंने कहा सोने की बात कर ले तो वो दोबारा जो है नींद करने को तैयार है। आप फ्रेश आएंगे माशाल्लाह सुबह सवेरे। अगर दोपहर भी हो रही होती ना तो उसमें समझ में आता कि थोड़ी सी नैप की बात कर लेते हैं, हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की बात। तो गोल्ड का मुझे बताएं कि जो गोल्ड है उसके प्राइसेस को आप किस तरह से देख रही हैं? पहले नाज़रीन को बता देते हैं कि इस वक्त क्या करंट रेट क्या है सोने की कीमत में 2 रोज़ बाद इजाफा हो गया है। कल तक उसमें कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन फ़ी तोला जो कीमत है 2900 रुपये और फ़ी ऑन्स $29 बढ़ गई, क्योंकि डॉलर बढ़े तो अल्टीमेटली गोल्ड के प्राइस भी बढ़ गए हैं। सोने की कीमत में कई रोज़ बाद इजाफा हो गया। फ़ी तोला कीमत 2900 रुपये और फ़ी ऑन्स $29 महंगा हुआ है। मुल्की और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कई रोज़ की कमी के बाद इजाफा देखा गया है। मुल्क भर में फ़ी तोला सोना 2900 रुपये के इजाफे से 2,80,800 रुपये पर पहुँच गया है। 10 ग्राम सोने के नर्ख 2,487 रुपये बढ़कर 2,40,741 रुपये पर आ गए हैं। नाज़रीन, सोने की कीमत हमने आपको बता दी, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे अभी मैंने कहा कि जब डॉलर बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। अच्छा, कल हम एक बात कर रहे थे, जब हम गोल्ड के ऊपर बात कर रहे थे कि लोग जब गोल्ड सस्ता होता है तो लोग प्रेफर नहीं कर रहे होते, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जैसे अभी प्राइसेस भी बढ़ गए, क्योंकि ये इतना फ्लक्चुएशन होती रहती है,
तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सेविंग करनी है तो इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके गोल्ड कॉइन्स ले लें, गोल्ड के बिस्किट्स ले लें, क्योंकि अगर आप कोई ज्वेलरी परचेज करते हैं तो जब आप उसको सेल करने जाते हैं तो वो उसके अंदर काफ़ी डिटेक्शन होता है, क्योंकि उसकी मेकिंग काटी जाती है, उसका वेस्टेज काटा जाता है, तो वो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो अगर इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, आपने कोई सेविंग्स करनी है, तो उसके लिए इस वक्त सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो आप जाके बिस्किट्स भी खरीद लें और कॉइन्स भी खरीद लें और लेकिन सेविंग सना करें। अब लोग इन्वेस्ट इसलिए भी नहीं कर पा रहे बिकॉज एक उसूल है कारोबार का, कमोडिटी का या स्टॉक्स का भी, जब मार्केट अपने बुलिंग ट्रेंड पर होती है, यानी कि हाइट पर होती है, और ये खदशा होता है कि मार्केट ने दोबारा करेक्शन लेने या नेगेटिव लेना है, तो उसके बाद इंसान जो है वो सोच सकता है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इस पॉइंट पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा गोल्ड नीचे आ जाए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की जाए। अभी तो कल तक तो नीचे थे, थोड़े अब आज से बढ़ गए हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, लोग सेविंग कैसे करेंगे। सैलरीज टाइम पे आएंगी तो जो है आप अपनी सेविंग भी करेंगे, आप अपनी सैलरी में से थोड़ा सा कुछ पैसा सेव करके आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी जो इदारे हैं जो बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी सैलरीज टाइम पर दें, क्योंकि वो अपने घर से निकल के आ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको उनकी मेहनत की उजरत टाइम पे मिलनी चाहिए, तभी वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और आप मतलब जो लोग काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, और पैसा हर किसी की इस वक्त ज़रूरत है। ख़ासतौर पे हमारे माशरे और मुल्क में एक अज़ाब मुसल्लत हुआ है महंगाई का। आप यकीन जाने कि लोग इतने परेशान हैं कि घर का जो ख़र्चा है वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो क्या सेविंग्स करेंगे और क्या अपना दूसरे जो हॉबीज़ होती हैं या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रैवलिंग होती है, अब वो रुझान भी कम हो रहा है। आप देख लें ट्रैवल टूरिस्ट लोकल पाकिस्तानी कितने हैं जो यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, ज़रूरत के तहत लोग सफ़र कर रहे होंगे। रोहेल की वही वाली बात आ जाती है कि महंगाई इतनी है, फिर सैलरीज ऑन टाइम नहीं है, आपकी एक पूरी मंथ की आपकी एक बजटिंग हुई होती है, आपने एक प्लानिंग की हुई होती है कि आपने ये करना है, ये काम करने, ये काम करने, लेकिन जब आपकी सैलरीज ऑन टाइम नहीं है तो आपकी पूरी मंथ का जो बजट है वो पूरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरी बात है, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग जो हैं कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए, क्योंकि एक्सपेंसेस भी इतने ज़्यादा हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा और ही है। टिकट्स इतने ज़्यादा महंगे हो गए, तो इस वजह से लोग अवॉइड ही कर रहे होते हैं। एक और न्यूज़ दे दें आवाम को। बम गिराएं आप, बम गिराएं आवाम के डीजल ऊपर। के प्राइसेस के जो है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करने का सोच लिया है, और अफसोस इस चीज़ का है कि लग ही रहा था कि साल के आगाज़ में अच्छी खबरें मिलेंगी कि 15-20 रुपये कम होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। या तो स्टेबल रखा जाता है या कुछ पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। फिलवक्त खबर ये है नाज़रीन के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपीज़ होगी और 13 पैसे। अब लगा लें आप 1 लीटर के हिसाब से। अब 1 लीटर तो कोई ना तो बाइक पर डलाता है ना गाड़ी में डालते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर लें 4, 5, 6 से लीटर से, तो आप अपनी बजटिंग देख सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा भी कर दिया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल 3 रुपये महंगा कर दिया गया है, यानी कि 3 रुपया 47 पैसा महंगा किया गया है इसको। और पेट्रोल की नई कीमत बता दिया है आपको 256 रुपये कर दी गई है, और वजारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल भी 2 रुपये महंगा हुआ है, और इसके अलावा आपको बताएं कि अब उसकी जो कीमत है वो नई कीमत 260 रुपये हो गई है, तकरीबन 261 हो गए, क्योंकि 0.95 पैसा उसको तो खैर आपको पता है करेंसी आपकी अब तो 1 रुपये का भी कुछ आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। जहाँ आपकी कहीं 1 रुपया 2 रुपया बच रहा होता है तो वो आपको कैंडीज, अब तो कैंडीज भी नहीं आती रुपए की। तो ये सूरत हाल है हमारी करेंसी की। बहरहाल नाजरीन दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन मामला से निकाले। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम लोग पेट्रोल और ये डीज़ल से कब निकलेंगे, और दुनिया तरक्की कर रही है, हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम अब तक एग्जिस्ट कर रहा है कि जी पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस और कंजम्पशन, एक्चुअली हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो कंजम्पशन कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जब पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी, डिमांड कम होगी, तो हम उसका पैसा जो डॉलर की सूरत में दे रहे हैं वो भी हमारे पास सेफ होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें बैठकर काम करने की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं कुछ नहीं हो रहा। कोशिश कर रही है हुकूमत, फिर दूसरी हुकूमत आती है, फिर वो भी कोशिश करती है, लेकिन एक मुस्तनद और मुस्तकिल कंसिस्टेंसी
प्रोग्राम ये पेट्रोल और ऑयल के हवाले से मैं हमेशा बात करता हूँ, ये होना चाहिए। और ऑयल सेक्टर के हवाले से ये चीज़ों को हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इस पर हमें 10-10 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये आसान हदफ नहीं है और हमने अपने बायर्स को भी देखना होगा, हमने यूएस मार्केट को भी देखना होगा, हमने रशिया को भी देखना होगा, हमने सऊदी अरब को भी देखना होगा एंड डेफिनेटली जहां हमारा ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है हमें ईरान को भी देखना होगा। तो अब देखें कि एक तरफ आपका आईएमएफ का प्रोग्राम भी है, यूएस इन्फ्लुएंस भी है और दूसरी तरफ आपकी दूसरे मार्केट के जो बायर्स हैं उनकी तरफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो एक बड़ी डिबेट है, इस पर तो 2 घंटे का अलग प्रोग्राम हो सकता है। जी सना। और दूसरी बात ये है जो मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जब पेट्रोल के प्राइसेस कम होते हैं वो पैसों में कम किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसमें इंक्रीज होता है तो वो रुपयों में होता है। ये बात मुझे समझ नहीं आती है। वज़ीर ख़जाना ने भी कल एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जी हम जो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर हैं उनके लिए हम जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूल्स खोल रहे हैं। ठीक, वज़ारत ख़जाना की जानिब से बड़े अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे बस एक, मैं अगर नीयत पे शक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनकी काबीना बहुत अच्छा काम करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी और मुस्तनद हल निकालिएगा। ये नहीं कि जाते जाते कोई ऐसा कारनामा हो जाए कि फिर लोग तारीफ़ के साथ दूसरे कलमात से याद करें, ये बड़ी बुरी बात होती है। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस।